Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we start our new topic. Our topic is what makes India a federal country. हम लोग बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की, हम लोग बात कर रहे हैं संघवाद की. ठीक है, तो हम लोग को ये विचार करना होगा. वी हैव टू थॉट अबाउट इंडिया अगर फेडरल कंट्री है तो वो किस मायने में है और किस रूप में इंडिया एक फेडरल कंट्री है. तो इस इतिहास के भी बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. हम लोग को बात करना पड़ेगा उस समय का जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था. आपको याद है? आपको याद नहीं होगा और मुझे भी याद नहीं है क्योंकि हम लोग उसमें पैदा नहीं हुए थे. ठीक है, हम लोगों ने लिखा पढ़ा जो है उसी को सुना है और जान रहे हैं कि इंडिया जब आपका इंडिपेंडेंट हुआ उस समय एक ब्लडी पार्टीशन हुआ. हाँ, एक खूनी बंटवारा हुआ ना जी, इंडिया एंड पाकिस्तान बना. हाँ, तो जो ब्लडी पार्टीशन हुआ वो इंडिया के लीडर्स के जहन में, इंडिया के लीडर्स के सोच में बहुत बड़ा उसका गहरा प्रभाव पड़ा. और उस समय एक कहीं ना कहीं एक कंसर्न का विषय रहा, एक चिंता का विषय रहा कि हम लोग एक कंट्री के रूप में आज़ाद तो हो रहे हैं मगर हमें किस प्रकार से इस कंट्री का स्ट्रक्चर को कायम रखना है, किस प्रकार इस संरचना को बना के रखना है ताकि जो भी हमारा जोग्राफिकल लैंड है, जो भी हमारा एरिया है वो एरिया बना रहे. ठीक है, जिस प्रकार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का था. कुछ लोग धर्म के नाम पर उसको बांट कर लेके चले गए. तो कहीं ना कहीं लोगों के लीडर्स के मन में यह था कि हम लोग को इंडिया को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करना है, इस प्रकार से बनाना है कि इसके अंदर आने वाले समय में इस प्रकार की संभावनाओं का जन्म नहीं हो. इसको लेकर के विचार किया गया. अब देखिए क्या विचार किया गया, हम लोग आगे देखते हैं टेक्स्ट के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. एक दर्द भरा बंटवारा, एक खूनी बंटवारा जो है इंडिया का हुआ और इंडिया को आज़ादी मिली. देखिए प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उस समय क्या समस्याएं थी हमारे कंट्री के अंदर में. अप्रॉक्सीमेटली 550 प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत थी और उनमें से बहुत लोग जो थे उनके पास ऑप्शन था कि या तो वो भारत में आ सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या आपका इंडिपेंडेंट रह सकते. इस प्रकार की सिचुएशंस थी वहाँ पे और बहुत लोग अपने मनमानी करना चाह भी रहे थे. मगर उस समय इंडिया गवर्नमेंट के पास एक चुनौती था कि प्रिंसली स्टेट्स को, देसी रियासत जो हैं, जो नवाब्स हैं, इनको किस प्रकार इंडिया के अंदर में इमर्ज करना है और किस प्रकार भारत के अंदर इनको जोड़ करके भारत का एक हिस्सा बनाए रखना है. ये समस्याएं भी थी. साथ ही साथ आपका जो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज आ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने ये डिक्लेयर किया कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का एक संघ है. इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट अलाउ डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन. हमारे संविधान में कहीं फेडरेशन वर्ड का यूज जो है नहीं किया गया मगर यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में माना गया कि भारत जो है और राज्यों का संघ है. अब भारत के अंदर ही जो है आपको राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर वाली सिस्टम है. उस समय जब आज़ाद हुआ था इंडिया उस समय 14 स्टेट्स थे जो बढ़कर के अभी 28 स्टेट्स हो चुके हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस समय भी बहुत सारा डिमांड्स भी चल रहा था आपका लैंग्वेज तमाम चीज़ को लेकर के कि हम लोग को लैंग्वेज के आधार पर दिया जाए स्टेट्स या जो भी चीज़ इस तरह का इशू आगे आया. मगर हमारे जो लीडर्स थे वो इसको लेकर सचेत थे कि हम लोग को अपने कंट्री को इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करना है, इस प्रकार बनाना है ताकि इसका जो आपका एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है वो बना रहे. तो क्या स्टेप उठाया गया आखिर? हमारे यहाँ फेडरेशन वर्ड यूज भले नहीं किया गया मगर उस प्रकार के फीचर्स जो है हमारे यहाँ अप्लाई किए गए, ऐसे फीचर्स अप्लाई किए गए, ऐसे प्रोविजन अप्लाई किए गए ताकि हमारा कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री के रूप में सामने आया. वी कैन सी दैट ऑल द फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. जो भी आपके फीचर्स फेडरेशन के हैं उसको हम लोग अप्लाई किए. ठीक है, भले इस वर्ड का मेंशन नहीं हुआ मगर इसके लक्षणों को, इसकी विशेषताओं को हमने ग्रहण किया, इसको हमने स्वीकार किया. और देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर. अब देखिए फेडरेशन का क्या विशेषता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फेडरेशन. हमने पढ़ा है कि फेडरलिज्म का पहला विशेषता यह है कि कॉन्स्टिट्यूशंस आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. माने जो आपका सरकार होगी वो 2 स्तर या 2 से ज़्यादा स्तर वाली सरकार होगी. यही बहुत बड़ा फीचर्स है. तो हमारे कंट्री के अंदर में क्या है, सेंट्रल है और स्टेट्स भी है. 2 फीचर्स है, 2 लेवल की गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ.
है ही है। एंड लेटर अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट वाज एडेड, और इसके कुछ दिन के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट किया गया एंड इसमें आपका थर्ड गवर्नमेंट जोड़ा गया। जिस प्रकार आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में हमारा अर्बन एरिया के लिए मान लीजिए आपका कॉरपोरेशन होता है, निगम होता है, या पंचायत निगम होता है, या काउंसिल होता है, परिषद होता है, और जिस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत होता है, तो ये तीसरा सरकार भी जोड़ा गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि फेडरलिज्म का बहुत बड़ा ये विशेषता है। हालांकि हमारा जो फेडरेशन स्ट्रक्चर है उसमें आपका सेंटर जो है वो सेंट्रल जो है वो बहुत पावरफुल है, वो मजबूत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यह आक्षेप लगता है, हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि इंडिया अगर है तो ये यूनिटरी फॉर्म टाइप का फेडरेशन है, मतलब इसमें यूनिटरी सिस्टम जो है, एकात्मक सिस्टम जो है वो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि हमारा केंद्र जो है वो मजबूत है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और इसमें संभावनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए आपका लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए कम से कम उन लोगों को, स्टेट्स को लिबर्टी दी जाए, लिबर्टी जरूर दी जाए, और लिबर्टी उनको दी गई है, स्वतंत्रता उनको दी गई है, मगर यह स्वतंत्रता जो है वो इस हद तक ही इंजॉय कर पाए कि वो अपने हिसाब से काम नहीं करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंट्रल है, या हमारे जो लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आने वाले समय में जो कंडीशंस आए वो ऐसा आए कि जो इंडिया है वो एकजुट बना रहे। इतनी भी छूट हमको नहीं दे देनी है कि वो अलग स्टेट, अलग देश का डिमांड करने लगेगा। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यूनिटरी फॉर्म में दिखाता है कि ये उस प्रकार का लक्षण इसके अंदर में है, मगर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका फीचर्स दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोलिडली प्रोवाइडेड फॉर टू टियर सिस्टम, हम लोग जान रहे हैं। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, और संविधान में क्लियरली स्पष्टतः यह प्रावधान किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो विधायिका बनाने का, कानून बनाने का जो अधिकार है, उसको भी अलग अलग तरीके से हर स्टेट, हर लेवल के गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए 3 लिस्ट जो दिख रहा है हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, उस लिस्ट पे बात करना हम लोग को। ऑलरेडी मैं इसको पावर शेयरिंग में डिस्कशन कर चुका हूँ, मगर फिर भी हम लोग एक बार यहाँ बेहतरीन तरीके समझते हैं। ये तो आपके पूरे जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट, नंबर 1 यूनियन लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, आइए जानते हैं क्या है। इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। मतलब वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे विषय जो है आपका यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। सच एज, उदाहरण में क्या है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो हमारा कंट्री है उसकी सुरक्षा कौन करता है? आर्मी करती है, डिफेंस करता है, ठीक है। देखिए फॉरेन अफेयर, अब फॉरेन मंत्रालय किसके पास है? विदेश मंत्रालय, वो आपका यूनियन का मामला है। बैंकिंग हो गया, यूनियन का मामला है। कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया, यूनियन का मामला है। करेंसी हो गया, मुद्रा हो गया। हमारे यहाँ मुद्रा तो एक ही चलता है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंसी जारी करती है? नहीं करती है, ठीक है। They are included in this list because we need a uniform policy on this matter throughout the country. ये तमाम चीज़ जो हैं वो आपका यूनियन लिस्ट में शामिल इसलिए किए गए हैं क्योंकि we need a uniform, हम लोग एक ऐसा समान कानून चाहते हैं, इन नीतियों पर एक समान कानून चाहते हैं पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए। इस मसले में किसी भी स्टेट का कोई राइट नहीं है। ये तमाम जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के चीज यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं। कौन कौन से एक्टिविटी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात देखिए, आप स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग राज्य सूची का विषय कहते हैं। अब सीधा सीधा मामला है कि जो स्टेट से जुड़ा हुआ है, मगर स्टेट्स को जो जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है वो किन किन चीज़ पे दिया हुआ है? कंटेंस सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस, वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हो और लोकल इंपोर्टेंस से जुड़े हो, जो स्थानीय महत्व के विषय हो, उनको हम लोग स्टेट लिस्ट में शामिल करते हैं। सच एज पुलिस, ट्रेड,
कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज। जो राज्य सरकार है वो अकेले ही इस पर कानून बनाएगी, लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, और इसको राज्य सूची में शामिल किया गया है। पुलिस वाला मामला देखिए आप, जो यार डिफेंस दे रहा है कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, इसकी अगर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या किसी अदर कंट्री के साथ में अगर युद्ध लड़ता है तो लड़ने के लिए पहले कौन जाएगा? जो सेंट्रल की फोर्सेज है वो जाएंगे, आर्मी जाएंगे और तमाम फोर्सेज जाएंगी, ठीक है। मगर यहाँ पे कोई लिटिगेशन होता है आपके स्टेट के अंदर, किसी के साथ मारपीट होता है, झगड़ा झंझट होता है, तो कौन काम करेगा? उसके लिए क्या फौज आएगा? उसके लिए क्या आर्मी आएगा? उसके लिए यहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो काम करेगी। तो आपको इस हिसाब से भी इसको बांट करके देखना है और इसको ध्यान में रखना है। तो आप देख लिए स्टेट लिस्ट क्या है, राज्य सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची, हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। ये क्या है? इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये वैसे सामान्य हित के विषय हैं टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट, ये दोनों के लिए समान हित के विषय हैं, जिसमें आपका यूनियन स्टेट्स का, यूनियन गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट का विषय है, एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, एजुकेशन जो है शिक्षा है, शिक्षा देखिए दोनों का विषय है, यूनियन का भी है और आपका स्टेट का भी है। इन दोनों पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट जो हो गया, वन हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन मतलब जो आपका व्यापार व्यवसाय को लेकर जो यूनियन बनाते हैं लोग, ठीक है। मैरिज, शादी विवाह, एडॉप्शन मतलब गोद वाला नीति, किसको उत्तराधिकार में गोद लेना है वो हो जाएगा। बोथ यूनियन और स्टेट्स मैक लॉ, इसमें यूनियन भी आपका लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। इफ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, मगर दोनों के बीच में अगर विवाद वाली स्थिति आती है तो द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, मगर जब दोनों में एक ही विषय पर कोई कानून बना रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसमें से जो आपका यूनियन के द्वारा बनाया गया कानून है वही प्रिवेल होगा, वही मान्य होगा। इसके साथ ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस टाइम की ये विषय था, मगर उसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिन पर दिन जुड़ते हुए चले गए, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ और तमाम तरह के जो चीज़ें हमारे यहाँ आई उसको भी आपको एक जगह कैटेगराइज किया गया और उस पर नियम बनाया गया कि जो भी इसके बाद के सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके यूनियन लिस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये पार्ट 1 पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो 370 वाला है और भी कुछ जो भी आगे होगा हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।